अच्छा अच्छा जी, देखें ये जो कोर्स आउटलाइन है आपके पास फेस पे आ रही है ये उसी कैप 3 की है जो आपसे पिछली बार शेयर की गई थी, यानी सेमेस्टर 1 में, ठीक है। और ये आईकेप की कोर्स आउटलाइन है। आईकेप का जो पेपर है लेवल 2 का, यानी कैप का जो लेवल है उसमें ये तीसरा पेपर है, और इसके अंदर ये आईकेप ने कोर्स सजा हुआ है। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम करके आ चुके हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, ठीक है। और ये हमने बहुत अच्छे से कोशिश की कि इसको ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। और ये जो चीज़ है, अब हमारा कोर्स है सेमेस्टर 2 में ये, ठीक है। तो अगेन आपको याद होगा कि पिछली बार हमने कोशिश की थी कि हमारे मार्क्स ऐसे ही रहें तकरीबन 100 नंबर के लिए, और उसके अंदर कहीं वाइवा वगैरह इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि इसी स्कीम को फॉलो करें, लेकिन आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं होगी, क्योंकि हमारी मार्किंग स्कीम अलग होती है, लेकिन सम हाउ हेल्प यहीं से ली जाती है, क्योंकि असल आपका पर्चा यही वाला है। आपने आगे जाके एग्जामेशन इसी से लेनी है, ठीक है। अच्छा, आपके कोर्स में हमारे पास दो एक्ट हैं, एक है कंपनीज एक्ट 2017, यानी, और एक है सिक्योरिटीज एक्ट 2015। इसका मतलब यह है कि पिछली बार हमने एक पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल और लीगल सिस्टम हमारा रह गया था। लेकिन ये तीन जो हमने एक्ट्स पढ़े थे, वो क्या कहते हैं, मतलब पिछली बार हमारे पास तीन कानून थे, इस बार हमारे पास दो कानून है, कंपनीज एक्ट 2017 और सिक्योरिटीज एक्ट 2015। तो दो लॉ हैं जो हमने पढ़ने हैं, और ये बहुत बड़ा लॉ है, यानी इसके अंदर 500 प्लस सेक्शंस हैं, ठीक है। और इसके अंदर इसके कुछ स्केजुअल्स भी हैं, और फिर इसके साथ बहुत सारे रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं। यानी कहीं कहीं लॉ में, जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था उसमें तो ये सीधा सीधा बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें ये नहीं था कि इसमें भी नोटिफाइड कि ये चीज़ कभी आके आगे चल के बताई जाएगी, ये चीज़, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होता था वो हाथ के हाथ कंप्लीट कर लिया जाता था। मगर कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, और इसके अंदर इस एक्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके कोर्स में कंपनीज एक्ट जो खुद 500 सेक्शन रखता है वो भी पूरे नहीं है, तो ये सब तो है ही नहीं, ठीक है। आपके कोर्स में कंपनीज एक्ट का बिल्कुल एक मुख्तसर सा एरिया है यानी लिमिटेड सेक्शंस हैं जो नीचे आ रहे हैं, बस वही आपके कोर्स में है। तो सर क्या सीए का बच्चा भी ये नहीं पढ़ता? मतलब चले हमें तो फिर भी समझ आता है, हम तो बीएस कर रहे हैं, तो आप बता रहे थे कि इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको प्रोफेशन बना सकते हैं, तो क्या सीए का बच्चा भी पूरा नहीं पढ़ता? सीए का बच्चा इसके साथ कोई 25 से 30 तो आराम से मजीद लॉस पढ़ता होगा, रूल्स रेगुलेशंस मिला के, लेकिन वो सीए फाइनल में पढ़ता है सीए फाइनल में एक पेपर है कॉर्पोरेट लॉ, वहाँ पर उसको सब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर इसका ये पेपर मिक्स हुआ हुआ है और इस तरह पढ़ाया जाता है। इवन अब जो आईकेप की नई स्कीम आने वाली है, तकरीबन इस ईयर एंड तक आ जाएगी, उसमें इस पेपर को शायद अलग से फिर से अलग कर दिया गया है। और जिस तरह ये जब मैंने मॉड्यूल डी दिया था तब ये पेपर अलग होता था, यानी हमारे वक्तों में कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ अलग अलग होते थे कंपनी लॉ और मर्केंटाइल लॉ अलग अलग होते थे। अब ये इन्होंने पिछले 4-5 सालों में एक साथ कर दिए, और अब नई स्कीम जो आने वाली है कुछ ही टाइम में, उसके अंदर ये शायद इसको अलग फिर से करने जा रहे हैं, और इनको अंदाजा हो गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग रखने की है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े सेक्शंस पढ़ाने का फायदा तो है, मगर एज सच वो इफेक्टिवनेस इसमें नहीं आती। बहरहाल ये ऐसे ही बीच में बात आ गई कि आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है। तो आपके कोर्स में कंपनीज एक्ट एक लॉ है और सिक्योरिटीज एक्ट दूसरा लॉ है, और इसके अंदर ये चार चीजें, चार चैप्टर कवर किए गए हैं कंपनी अपनी लॉ और सिक्योरिटीज एक्ट से मिला के। तो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हम नॉर्मली पढ़ा करते हैं कि कंपनी बनती कैसे है और कंपनी होती क्या है और कंपनी के बनते वक्त के क्या मामला होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल क्या होता है और इसकी लीगलिटीज क्या है वो यहाँ देखी जाती है। और इसके बाद होती है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो कंपनी को लोग चलाने वाले हैं, यानी सीएफओ है, जो डायरेक्टर है, जो सीईओ है, और इनका मिलना मिलाना कैसे है, और शेयर होल्डर साल में कब मिला करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है, तो वो सारी चीज़ें कि मीटिंग होती कैसी है, मीटिंग होती कहाँ पर है, मीटिंग होनी कौन से शहर में चाहिए, मीटिंग से पहले क्या होगा, मीटिंग के बाद क्या होगा, डायरेक्टर कैसे आएगा, डायरेक्टर कैसे जाएगा, ये सब इंशाल्लाह हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड डिविडेंड का मतलब ये है कि जो आप नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं, यानी जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, और उसके अंदर एक डिविडेंड की एंट्री भी बनाते हैं, और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स को भी डेबिट करते हैं, तो उसके ऊपर जो कंपनी लीगल जो मामला हैं, लीगल जो प्रोविजंस हैं,
वो कंपनीज एक्ट बताता है कि तुम जब अकाउंट्स बनाओगे तो बनाना तो आईएफआरएस के मुताबिक, बनाना तो तुम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन ये लिखा हुआ कहाँ है कि तुम आईएफआरएस के मुताबिक पाकिस्तान में रह के बनाना, वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ कहाँ है कि जब तुम डिविडेंड बांटो तो ऐसे नहीं ऐसे बांटना, तो बांटने की एंट्री तो आपने वहां पे करनी है, लेकिन क्या कहते हैं लिखा हुआ यहाँ पर है कि डिविडेंड बांटते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना। आप लोग अक्सर वहां पे ऐसा होता होगा अकाउंटिंग के अंदर कि आपको ये बताया जा रहा होता है डिविडेंड की एंट्री बना दो, और अक्सर ये एंट्री बनती है कि रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अगर मैं एंट्री गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे हेल्प भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पर जब हम एंट्री बना रहे होते हैं कि रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट, तो वो एंट्री के अंदर जो रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा होता है लिखा हुआ कहाँ है कि जब तुम डेबिट करो तो वो उस वक्त रिटेन अर्निंग से डिविडेंड दिया करना, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ कहाँ है कि जब तुम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो और पीएनएल बना रहे हो और चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो, तो फिक्स एसेट्स को क्या कहते हैं ना, तुमने इक्विपमेंट्स को फिक्स एसेट में दिखाना है और डिविडेंड पेबल को करंट लायबिलिटीज में दिखाना है, ये सब कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये कंपनीज एक्ट, हर मुल्क के अंदर कोई लीगल लॉज होते हैं, लोकल लॉज होते हैं जो असेस कर रहे होते हैं कि उस मुल्क की अकाउंटिंग कौन से फ्रेमवर्क के तहत होगी। इस पर इंशाल्लाह मजीद डिटेल डिस्कशन आएगी, हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। लेकिन आज सिर्फ समझाने का बेसिक आइडिया ये है कि कंपनीज एक्ट के अंदर और सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर तुमने ये सोच लिया है कि मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ, कंपनी बनाने का सोचने का कब होगा ये अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरे चार्ट बना के बताऊंगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुमने सोच लिया है कि हाँ मुझे कंपनी ही बनानी है, तो उसके अंदर कंपनी बनाते कैसे हैं, कंपनी का नाम कैसा रखना है, कंपनी के आपस के मामला डायरेक्टर्स के कैसे होंगे, कौन कितने पैसे लेके जाएगा, क्या होगा, कौन कितना पैसा ला रहा है, ये सब हमने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ना है। और अगर जब तुम शेयर कैपिटल की बात करो, ये शेयर कैपिटल क्या होता है, या आम जबान में आप ऐसे ही समझें कि ऑनर्स की इक्विटी होती है कैपिटल को यानी जब अगर कोई बिजनेस करना चाहता है जो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो हम यही कहते हैं ना मेरा इसमें कैपिटल इंजेक्शन इतना है, यही शेयर कैपिटल होता है। लेकिन ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कैसा होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसके अगेंस्ट कागज कैसा मिलता है। सर अगर मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी हो और मार्केट के अंदर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी हो, ऑल्दो ये आपके सिलेबस का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको इसका भी एक छोटा सा फ्लेवर दिखाया जाए, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इक्विटी मार्केट के अंदर भी इसी उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, ताकि उसको एक प्रैक्टिकल फ्लेवर्स मिलते रहे और वो करियर में आगे बढ़ सके। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टर्स का और मीटिंग्स कैसी होंगी, जो एजीएम आपने अक्सर सुना होगा, और डायरेक्टर किसको रखना है, कौन डायरेक्टर हो सकता है, कौन डायरेक्टर नहीं हो सकता, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी बड़ी हेल्प मिलेगी। वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और एजेंट माइनर हो सकता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी ये बताया जाएगा कि डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है लेकिन वो माइनर नहीं होगा। ये सब इस कानून में लिखा हुआ है। वहां पर हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये कहीं और लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहाँ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। और मीटिंग कैसी होगी, और मीटिंग कौन से शहर में होगी, और कितने बजे होगी, और कौन से अखबार में तुमने इसका ऐड देना है, ये सारा जो प्रैक्टिकल मामला है, जो सारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, वो आप इस कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे बताया कि अकाउंट्स के अंदर कौन सा, अकाउंटिंग के अंदर कहाँ पे कौन सी चीज दिखानी है, बैलेंस शीट का फेस कैसा होना चाहिए, आईएफआरएस कौन सा यूज करना है, डिविडेंड की एंट्री कैसे बनानी है, डिविडेंड किस किस में से देना है, ये सब हमारा कंपनीज एक्ट का इंशाल्लाह हिस्सा होगा, डिस्कशन होगा, जो आगे चल के विद द पैसेज ऑफ टाइम आता रहेगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ। कोर्स आउटलाइन हम एक नजर घुमा चुके हैं। जी क्लास प्लीज। तो मैनेजमेंट हर इंडिविजुअल की पावर्स भी डिस्कस होती हैं। बिल्कुल होंगी, इंडिविजुअल्स की पावर डिस्कस होती हैं, तो आज की क्लास तक जी मेरा जवाब है यस। लेकिन जब इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप अपने सवाल को खुद ही रिफ्रेम करके एक अच्छा सवाल बना लेंगे। आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा सर। जी क्लास, आपका यहाँ तक कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक झलकी दिखाई है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। होगा कैसे, क्योंकि अब आप थोड़े से बड़े हो गए ना, आप लॉ पढ़ के आ चुके हैं। पिछली बार मैंने आपको ये झलकियां नहीं दिखाई थी और पढ़ाते वक्त बताया था इस कानून में ये होगा। सिक्योरिटी एक्ट क्या है, कंपनी एक्ट के अंदर पहले कुछ मामला थे शेयर कैपिटल के,
यानी शेयर कैपिटल क्या होता है ये अभी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो शेयर कैपिटल जो होता है वो पहले कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ होता था, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को अलग कर दिया, उसका एक अलग से कानून आ गया जिसका उसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एक्ट। और वो किस पर अप्लाई होता है और वो किस तरह अप्लाई होता है ये सब इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे। अभी कंपनी एक्ट का बैकग्राउंड भी देखेंगे और कंपनी किस किस टाइप की होती है ये भी देखेंगे, कंपनी होती क्या है वो भी देखेंगे, कंपनी बनाते क्यों हैं, ये कंपनी कंपनी हमारे मुंह में जितना चढ़ा हुआ है हर किसी की जबान पे, तो एक्चुअली कंपनी होती क्या है और कंपनी बोलना किसको चाहिए और किसको नहीं बोलना चाहिए, ये आज का पहली क्लास का इंशाल्लाह टॉपिक होगा जिसको अभी हम सर जितनी आपने कंपनी की वो दिया है बैकग्राउंड, उसमें बेसिकली यही लग रहा है कि आपने जितना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो डिटेल किया हुआ है। आपने मतलब जबरदस्त इसको समराइज कर दिया, अच्छा बोला आपने। आप मतलब टू सम एक्सटेंट आपकी बात बिल्कुल जगह पर है, सही कह रही हैं आप जी। और कोई? आई होप यहाँ तक किसी का सबको क्लियर है मामला। किसी का कोई सवाल हो तो यार मोस्ट वेलकम। आप जब तक मुझसे बातें नहीं करेंगे या आप जब तक मुझसे सवाल नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूजन के साथ मेरी क्लास से घर पे जाना अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है कि मैं आपको वो डिलीवर नहीं कर पाया और आप वो मुझसे लेके नहीं जा सके जो आप शायद लेके जा सकते थे। तो आपका कोई सवाल है तो प्लीज, और नहीं है तो भी मुझे 1-2 लिख के बताना होगा ताकि मुझे पता रहे ये लोग जाग रहे हैं, क्योंकि हफ्ते की दोपहर मुझे तो सोना अच्छा लगता है लेकिन आप लोगों की वजह से मैं आज जाग रहा हूँ। सर डिविडेंड भी एक्सप्लेन कर दें। डिविडेंड बस सिंपल वही होता है, अभी आज की क्लास के तक इतना ही रखें क्योंकि आगे आएगा। और डिविडेंड ये होता है कि बस आपने अपने प्रॉफिट्स में से जो मालिकान को पैसे देने हैं वो डिविडेंड होता है, सिंपल इसको इतना रखें। इसकी एंट्री कैसे बनानी है वो अकाउंटिंग सिखाती है, लेकिन एंट्री बनाते वक्त जो रिटेन अर्निंग डेबिट कर रहे होते हो वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। यानी वो कंपनीज एक्ट में इस तरह लिखा हुआ है कि तुम डिविडेंड कौन कौन से पैसों से दे सकते हो, वो जब डिविडेंड के सेक्शन हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है क्लास? तो अब हम अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आई होप आपको अब तक बात मेरी समझ आई होगी, और नहीं आई तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं बहुत सिंपल स्टार्ट ले रहे हैं कि एक वर्ड है कंपनी, ठीक है, और इसका जो लफ्जी मतलब है वो तो यही है कि कुछ लोगों का जमा होना, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो सर क्या हर ग्रुप ऑफ पीपल को जो क्या कहते हैं कहीं पे भी जमा हो जाए और हम उनको कंपनी बोलें तो बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। उनको हम डिक्शनरी मीनिंग के हवाले से तो बोल सकते हैं। जिस तरह एक वर्ड है ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या है? किसी पे यकीन। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से ट्रस्ट को देखूंगा तो फिर इसका मतलब वो लेना पड़ेगा जो ट्रस्ट एक्ट में लिखा हुआ है। अब उसमें यहाँ पे यकीन वाली बात पूरी नहीं बैठेगी। इसी तरीके से अगर कंपनी को मैं कंपनी लॉ के अंदर देखूंगा, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर देखूंगा, तो फिर मुझे कंपनी को वैसे समझना पड़ेगा जैसा इस कानून में लिखा हुआ है। क्या बात क्लियर है क्लास? कि अगर मैं इसके लफ्जी मतलब पे जाना चाहूँ तो भी जा सकता हूँ, और अगर मैं इसको लिटरल मीनिंग्स में, इसके लीगल मीनिंग्स में देखना चाहूँ तो मुझे इसका रेलेवेंट लॉ खोल के देखना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कानून बनता है तो उसका नाम कुछ ऐसा होता है, जैसे आप लोग पीछे पढ़ के आए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, और आप लोग पढ़ के आए हैं पार्टनरशिप एक्ट। जो आप पढ़ के आए उसी की मिसाल लेते हैं तो आपको आसान रहेगा समझना। 1932 कंपनीज एक्ट, जो अभी आप पढ़ने लगे हैं, आज से आपने पढ़ना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 सिक्योरिटीज एक्ट 2015। ये बात समझ आ रही है? लेकिन एक बड़ा मशहूर कानून है जो हम सबको पता है, हर किसी ने वहीं से गुजरना है, हर कोई वहीं से गुजरता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। आपको पता हो, आपके घरों में भी ये बात होती होगी कि एफबीआर ने ये कर दिया, एफबीआर ने वो कर दिया। अब ये दोनों कानून फेडरल है और दोनों कानून एफबीआर से डील करता है, लेकिन एक के आगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है
और एक के आगे सेल्स टैक्स एक्ट लिखा हुआ है। तो इन दोनों में हमें फर्क पता होना चाहिए, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द लॉ, और आप में से मेजोरिटी को पता ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई इसका फर्क बताना चाहे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। सर किसी भी कानून के एंड में ये लफ्ज लिखा हुआ होता है तो इससे हमें क्या समझ आता है? जी क्लास प्लीज, कोई बताना चाहे, कोई शेयर करना चाहे। सर ये हमारे एग्जाम में आएगा कभी? सर जी सर ये जो एक्ट होता है सर, ये बेसिकली पास किया जाता है लेजिस्लेशंस के अंदर और पार्लियामेंट्स के अंदर, और बेसिकली सर ये एक फाइनल होता है। वेयर सर ऑर्डिनेंस जो होता है वो विद इन लाइक सिटी लिमिट्स और लाइक म्युनिसिपैलिटीज और यू नो लाइक विद इन सिटी की जो बॉडीज होती है ना सर, उनके अंदर होता है। ठीक है फाइन। एक बात ये आई है, अभी हम सिर्फ आपके ओपिनियन जमा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। जी क्लास प्लीज। अच्छा सर ऑर्डिनेंस सॉरी मैं आपकी बात एरिया काट के रहा लिए हूँ। होता है। एक मिनट। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सवाल पेपर में आएगा तो 99.99% नहीं आएगा, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द लॉ अगर इतना सा फर्क नहीं पता और किसी टेबल पे बैठे होंगे और अगर वहां पे लोग बातें कर रहे होंगे कि पार्लियामेंट ने यार ये वाला कानून पास किया और ये अप्रूव नहीं हुआ, तो आपको ये जिंदगी भर समझ ही नहीं आएगा कि ये अप्रूवल होती क्या है क्या नहीं है। ये सिर्फ इसलिए डिस्कशन है, टेबल पे बैठ के होशियारी झाड़ने वाली डिस्कशन है। जी क्लास प्लीज बताएं। सर ऑर्डिनेंस आई थिंक सो डायरेक्ट अप्रूव होता है प्राइम प्रेसिडेंट से। ठीक है। और ये क्या होता है, एक्ट पूरा मतलब पार्लियामेंट से होते हुए मतलब पास आउट होते हुए सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए एक्ट। जबरदस्त, अच्छा बताया। और कोई कुछ बताना चाहे प्लीज। सर ऑर्डिनेंस बेसिकली प्रेसिडेंट लॉ बनाता है और एक्ट में नेशनल असेंबली सेनेट वगैरह से अप्रूव होके फिर प्रेसिडेंट से अप्रूव होता है लॉ। सही, एक्सीलेंट, अच्छा बताया। और कोई अपना इनपुट देना चाहे? अरे भाई बोल दो, गलत बोलने के पैसे नहीं है, लेकिन खामोश रहोगे तो नुकसान उठाओगे। सर आपने एक्ट के आगे फाइनल लिखा है तो ऑर्डिनेंस क्या फाइनल नहीं होता? मैंने वो लिखा है जो ये लोग बता रहे हैं, अब आप बता दें क्या लिखूं, वो लिख दूंगा। जी प्लीज, आप कुछ बताना चाहें तो बता दें। अभी ये जो पहले माज ने गालिबन बताया था कि एक्ट फाइनल होता है और ऑर्डिनेंस विद इन लाइक सिटीज लिमिट्स होता है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया जैसा उसने बोला है। जी और कोई कुछ कहना चाहे? यार सारे लॉ पढ़ के आए हो और सबको कुछ ना कुछ तो इस पर आइडिया होगा। चले, मेरे ख्याल से आप में से कोई रिस्पॉन्स करना नहीं चाह रहा। फिर भी कोई करना चाहे तो। एक बहुत भी बात ये होती है कि ऑर्डिनेंस से टेम्परेरी होता है ना। चले, एक ओपिनियन ये भी आ गया कि एक टेम्परेरी होता है, और वो क्या होता है? Sir, it can be considered as an act until it is like approved by the legislation or the parliament or the senate body. बेहतर वर्जन, अच्छा, पहले से अच्छा आपने उसको रेक्टिफाई किया है, गुड है। और कुछ? एक्ट आर पास वाले ऑर्डिनेंस पास म्युनिसिपैलिटीज। चलें, ये भी एक बात आ गई, खैर ये रिपीटेटिव है। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो काइंडली हेल्प मी आउट। देखें, किसी भी लॉ के एंड में अगर एक्ट लिखा हुआ होगा ना, तो वो होगा, इसका मतलब वो पार्लियामेंट से बन के आया है। सिंपल। पार्लियामेंट का मतलब वही नेशनल असेंबली और सीनेट। और सर मतलब पूरा एक तरतीब से कानून बन के आया और पास हो गया और कहानी खत्म। और मेजोरिटी लॉज पाकिस्तान में ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्डिनेंस है वो दो वक्तों में बन सकता है, जब पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली सेशन में ना हो, ठीक है, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। दोनों सूरतों में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक कानून बना सकता है। सर सेशन में ना होने का मतलब ये है कि आपके मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ हो। तो जब मार्शल लॉ लगा हुआ होगा तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया ही तब था जब प्रेसिडेंशियल हुकूमत थी, यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में आया था। तो उस वक्त इसका नाम पड़ गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। क्या बात समझ आ रही है क्लास?
लेकिन लेकिन जब पार्लियामेंट या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, पार्लियामेंट सेशन में हो, नेशनल असेंबली सेशन में हो, सीनेट सेशन में हो, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता हो कि यार कोई इमरजेंसी सूरत आ गई है और इसमें मुझे इनसे लॉ अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, तो वो एक लॉ बना देगा, उसके आगे भी लिखा हुआ होगा ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। लेकिन ये वाले लॉ को बाद में पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस वाले लॉ को जो इमरजेंसी के नाम पर आप लेकर आते हैं प्रेसिडेंट साहब, उसको आपने पार्लियामेंट से विद इन 120 डेज अप्रूव करवाना होता है। अगर वो अप्रूवल 120 डेज में नहीं मिलती तो ये वाला जो ऑर्डिनेंस आता है इमरजेंसी का बहाना बना के वो फेल हो जाता है। सर मार्शल लॉ का है ये अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा जी, बताएं इसमें कोई सवाल है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है? सर ऑर्डिनेंस वो सिटी लेवल पे होता है या कंट्री लेवल कंट्री पे? लेवल पे होता है, एक्ट भी कंट्री ठीक है लेवल पे सर। होता है। अच्छा, अब ये जो आपका जो आपका जो पॉइंट है उसमें मैं क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर दी हुई है फेडरल को भी और प्रोविंसेस को भी, कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोविंस तुम खुद अपने कानून बनाते रहना और खुद डील करते रहना, जैसे मैन पावर सप्लाई या सर्विस सर नेचर। एजुकेशनल सेक्टर भी तो है हमारा, सर एजुकेशनल सेक्टर भी तो प्रोविंशियल है। जी वो मैंने उसका कॉन्स्टिट्यूशन में उसको नहीं देखा, मैं सिर्फ अभी लॉ बनाने की बात कर रहा हूँ, और अच्छा आपने उसका इनपुट दिया। कहने का मतलब ये जो सर्विस नेचर के जितने भी लॉज है ना, जैसे आप होटल में जाते हैं तो आपको एक पर्ची मिलती है, आप किसी जगह खाना खाने जाएंगे तो आपको एक स्लिप देगा जिसपे लिखा हुआ होगा सेल्स टैक्स। तो सिंध में जाएंगे तो नॉर्मली आपको 13% वाला मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दुकान से कोई चीज खरीदें और वो टैक्स वाली पर्ची आपको देता है तो उस पर लिखा होता है जीएसटी 17%। यानी लेट से अगर आप खाड़ी जाते हैं और गुड्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो वो जो आपको पर्ची देगा वो होती है जीएसटी 17% वाली। लेकिन अगर आप जाके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वो आपको जो पर्ची देता है उस पर लिखा होता है सेल्स टैक्स 13%। तो ये वाले जो सर्विस नेचर के लॉज हैं ये प्रोविंस के पास पावर है कि तुम बना लेना, और भी बहुत सारी उसमें चीजें हैं। लेकिन जो गुड्स हैं या जो फेडरल के पास पावर है वो फेडरल के पास पावर है कि तुम लॉ बना लेना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एरियाज बांटे हुए हैं। लेकिन जब भी प्रॉपर इस चैनल से आएगा नेशनल असेंबली सीनेट ना, तो उसके आगे एक्ट होगा। और अगर क्या कहते हैं ना पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो और प्रेसिडेंट पास करेगा तो ऑर्डिनेंस होगा, पार्लियामेंट सेशन में होगी और प्रेसिडेंट इमरजेंसी सूरत में पास करेगा तो वो ऑर्डिनेंस होगा। लेकिन उसको 120 दिन में अप्रूव करवाने के बाद वो भी एक्ट ही बन जाता है। और अगर उसको 120 दिन में नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट अप्रूव ना करे तो फिर वो ऑर्डिनेंस बेकार हो जाता है, रिपील्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? अच्छा, ये क्यों बताया आपने? ये इसलिए बताया कि अभी जब मैं आपको कंपनी लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा तो आपके सामने एक जगह ऑर्डिनेंस भी आएगा, एक जगह एक्ट भी आएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता होगा कि हुआ क्या है। जी जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था? सर प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी सिचुएशन में ना करे और नॉर्मल सिचुएशन में उसको शो कर दे तो उसको मतलब वो कर सकता है, तो ज़रूरी थोड़ी है इमरजेंसी में शो करेगा अगर उसको कोई परमानेंट करना हो। ऐसा होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मिसाल इसी कंपनी लॉ, तभी तो मैंने ये हिस्ट्री सुनाई, आपको कहानी सुनाई है। जी और कोई? चले इसको आगे बढ़ाते हैं। सर ऑर्डिनेंस और एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं, कोई फर्क नहीं होता, दोनों लॉज इम्प्लीमेंटेशन वाइज ओके होते हैं, यानी दोनों कानून होते हैं, स्टेट की पावर में होते हैं, स्टेट जैसे चाहे उसको इम्प्लीमेंट करवाए। तो क्लास यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़े? चले आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अच्छा देखिए, कंपनी लॉ के अंदर अब हम आते हैं कंपनी क्या होती है। हमने ये समझ लिया लॉ कैसे बनता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं इस लफ्ज पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी वही आम लिटरल मीनिंग में, जनरल डिक्शनरी मीनिंग में ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं ना। ये बहुत सारे लोग जमा हो गए, हम कहते हैं कि इनकी कंपनी कितनी अच्छी है यार, ये कितने अच्छे लोग हैं, मुझे भी इनके साथ मजा आता है, दिस इज कॉल्ड कंपनी। लेकिन कंपनी लॉ में वो कंपनी होती है, यानी कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, और कंपनी लॉ से मुराद होगा हमारा कंपनीज एक्ट 2017।
तो अब आपको पता चल गया कि कंपनीज एक्ट 2017 का मतलब है कि 2017 में कोई कानून आया था और उसको हम कंपनीज एक्ट के नाम से पहचानते हैं, और वो 2017 में आया था। और एक्ट का मतलब ये था कि ये प्रॉपर पार्लियामेंट से अप्रूव होकर आया था और 2017 में कोई कानून बनाया गया है। और उसके अंदर कंपनी की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि ऐसी कंपनी जो फॉर्म हुई हो यानी बनी हो और रजिस्टर्ड हुई हो, यानी फॉर्म बनने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाई हो अंडर दिस एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर पुरानों के हिसाब से हुई हो। अब पुराने के अंदर 3 है, क्योंकि कंपनीज तो जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले से है। तो एक ऑर्डिनेंस था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1913, पहला जो था वो ये वाला था। इसके बाद आया कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब आपको समझ आ रहा है इसके आगे ऑर्डिनेंस क्यों लिखा हुआ है, कि उस वक्त के ज़माने में जो भी होगा प्रेसिडेंट उसने अपनी पावर से बनाया होगा, और ये इससे चल गया था कि उस वक्त क्या कहते हैं शायद मार्शल लॉ लगा हुआ होगा आपके मुल्क में। फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आया और ये फेल हो गया, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी सिचुएशन बना के नवाज शरीफ की हुकूमत में बना तो दिया गया था, लेकिन ये पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो गया। और जो आपके पास अभी लास्टिंग वर्जन मौजूद है इसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। सर ये हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बताने की ये है भाई कि ये तो लॉ अभी 2017 में आया है, लेकिन नेशनल फूड्स तो 2017 से पहले की बनी हुई है। क्या ख्याल है? खाड़ी 2017 से पहले की बनी हुई है, आदमजी इंश्योरेंस 2017 से पहले का बना हुआ है, चिराट सीमेंट 2017 से पहले की बनी हुई है। तो सर क्या ये कंपनी नहीं होगी? हाँ ये कंपनी है। कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट 2017 खुद कहता है कि वो कंपनी जो मेरे कानून के अंदर रह के बनाई गई हो या इनमें से किसी भी एक के अंदर रह के बनाई गई हो, उसको मैं कंपनी ही मानूंगा, उसको वैसा ही कंपनी मानूंगा जैसा कंपनीज एक्ट के अंदर बयान की गई है। क्या ये बात क्लियर हुई क्लास? जी क्लास? यस सर। यस सर। एक्सेलेंट। अच्छा जी, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे इसको ऐसे बढ़ाते हैं। अच्छा ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फवक्तन किसी कंपनी के फाइनेंशियल से आपको दिखा देंगे कि जब आप किसी कंपनी को वाकई में कंपनी कहना समझ जाएंगे कि यार इसको मैंने कंपनी बोलना है, तो आपको दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि कहाँ लिखा हुआ होता है, कि ये सब लिखा हुआ कहाँ होता है कि कंपनी इस लॉ के तहत बनी हुई है। तो फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कोई कंपनीज के स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस फाइनेंशियल्स के अंदर लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, तो आप कहेंगे हम तो क्या कहते हैं ना कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ लें। तो फिर वहां से आपको ये बात याद आ जाएगी कि कंपनीज एक्ट 2017 ये बोलता है कि वो कंपनी जो मेरे अंदर बनाई गई हो या इनमें से किसी के अंदर बनाई गई हो तो उसको मैं कंपनी कहूंगा। और मेजोरिटी कंपनीज इसके आने से पहले की ही बनी हुई है, जैसे मैंने आपको भी 3 एग्जाम्पल दी। अच्छा जी, अब और इसको आगे बढ़ाते हैं कि कंपनी हमें समझ आ गया। कंपनी के लीगल मीनिंग वो हो गए, यानी आज के बाद अगर कोई ये मुझसे कहेगा कि मैं कंपनी चलाता हूँ, तो आपके जहन में पहला सवाल ये आना चाहिए कि क्या ये कंपनीज एक्ट 2017, क्या ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, क्या ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, क्या ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1913 के तहत बना हुआ है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के तहत बना हुआ है। अगर द आंसर इज यस, तो आप कहेंगे तुम वाकई में वही वाली कंपनी हो जो जिसको लॉ कैटर करता है, जिसको लॉ मॉनिटर करता है। और अगर तुम इनमें से किसी के अंदर भी नहीं हो तो फिर तुम वो वाली कंपनी हो जो तुम अपने हिसाब से कहते रहते हो, यानी तुम कंपनी नहीं हो। यानी अगर आपसे आपके चचा ये कहें कि बेटा मैं कंपनी चलाता हूँ और मेरा ये काम है, तो आपका पहला सवाल जहन में ये आना चाहिए क्या ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बने हुए हैं, क्या ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के हिसाब से बने हुए हैं। इफ द आंसर इज यस, तो फिर वो वही वाली कंपनी है जिसको लॉ कहता है कि वो कंपनी है। इफ द आंसर इज नो, इसका मतलब वो वाली कंपनी नहीं है जिसको लॉ कहता है, यानी इनके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, वो किसी और फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं मगर वो ऐसे इसको कंपनी कहते रहते हैं। अच्छा सर, अब हम ये देखते हैं कि किसी और फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं का मतलब यह है कि कारोबार करने के या बिजनेस करने के मुख्तलिफ तरीके होंगे। The answer is yes. So there are 3 ways to perform the business. One is sole proprietorship. One is partnership. And one is company. सर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि एक बंदा अकेला आदमी बिजनेस करता रहे और उसके ऊपर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता, वो किसी लॉ के अम्ब्रेला में नहीं होता। उसका जब दिल चाहता है वो शटर उठाता है, उसका जब दिल चाहता है वो शटर गिराता है, उसका जब दिल चाहता है वो रेडी लगाता है, उसका जब दिल चाहता है वो दुकान खोलता है, उसका जब दिल चाहता है वो बिजनेस करता है।
और वो होता है सोल प्रोवाइडर। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाते हैं, और अगर वो जाके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उनको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जो हम अपने मर्केंटाइल लॉ में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ना मुझे सोल प्रोवाइडर बनना है, यानी मैं अकेला नहीं हूँ, और अकेला हूं तो भी कंपनी बन सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, कोई शख्स ये कहता है मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ आ रहा, तो उसके पास तीसरा जो अवेलेबल ऑप्शन बचेगा वो होगा कि तुम आओ और कंपनी बन जाओ। अब हमें ये देखना है कि इसको ऐसी क्या वो चीजें दिखाई जाती हैं, इसको ऐसी वो क्या वो चीजें समझाई जाती हैं, ऐसे इसको क्या बेनिफिट समझ आते हैं कि वो बोलता है कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, मुझे तो कंपनी बनना है और मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे मुल्क के अंदर एक एवरेज अगर कोई सोचा जाए, वैसे इस पे हुकूमत बहुत सारा काम करेगी कि किसी भी तरीके से इनको नेट में लेकर आया जाए टैक्सेशन के, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बच बचा के निकल जाते हैं, ये किसी के हाथ आज भी नहीं लगते। आप जोड़िया बाजार में जाएं, आप कपड़ा मार्केट में जाएं, लोग अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मगर अभी भी इनको पकड़ना एक मुश्किल काम है। इसकी वजह यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये किसी लॉ के अम्ब्रेला में आते ही नहीं है, तो इनको आप कैसे पकड़ेंगे। इसके अंदर कुछ लोग हैं और क्या कहते हैं, ये पकड़े भी जाते हैं और उनको पकड़ना आसान भी है, लेकिन सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की इजी एक्सेस इन लोगों पर होती है, क्योंकि ये तो आते ही किसी लॉ के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के आते हैं, और वो लॉ आज की क्लास के बाद आपको पता चल गया, आज के दौर में कंपनीज एक्ट और इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस था, तो इनको पकड़ना आसान होता है। तो ये कोई तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 1 लाख समथिंग कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को एज रजिस्टर्ड करवाया है कि मैं कंपनी हूँ। ये कोई मिलियंस के अंदर है, या आप यूं समझ लें कोई 15 लाख 20 लाख एटलीस्ट पार्टनरशिप फर्म्स होंगी जो लोग मिलके बिजनेस रजिस्टर करते हैं, लेकिन इनका कोई हिसाब ही नहीं है, ये बेहिसाब है। एक एवरेज कराची में अगर आप अपने मोहल्ले में ही सोचें तो हर गली मोहल्ले के अंदर जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जो स्टोर्स हैं, उनका ही अगर हम गिनती करते जाएं और वो उसके मालिक को ही गिनना शुरू करें तो ये हिसाब बहुत बड़ा है। वो सारे सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं। अगर आपको पता हो टपाल टी, आपने नाम सुना हो, तो ये जो टपाल टी का जो मालिक है, इसने अपना बिजनेस भी सोल प्रोप्राइटरशिप के से ही स्टार्ट किया था। फिर उसने देखते देखते वो कन्वर्ट हो गया पार्टनरशिप के अंदर, फिर पता नहीं उसको ऐसा क्या समझ आया कि वो कन्वर्ट हो गया कंपनी के अंदर। अब वो क्या चीजें होती हैं जो मुझे समझाई जाती हैं या जो मुझे समझ आती हैं कि मैं कंपनी में जाके रजिस्टर्ड हो जाऊं, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का है। और ये जो लाख समथिंग के ऊपर की फिगर भी मैंने आपको बताई है, इसके अंदर जो मेजर चेंज आया है वो पिछले 3-4 सालों में आया है। इससे पहले इसकी गिनती इससे भी कम थी, और लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी भी इतना अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, और इसको चलाना एक मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। मगर स्टिल मैं क्यों कंपनी बनाऊं वो अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्लास? अब तक हमने ये देखा कि एक्ट क्या होता है, हमें समझ आ गया, ऑर्डिनेंस क्या होता है समझ आ गया, कंपनी किसको कहते हैं, कंपनी उसको कहते हैं जो कंपनीज ऑफ एक्ट के अंदर फॉर्म हुई हो या रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड हुई हो, और क्या कहते हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत हुई हो, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के तहत हुई हो, और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1913 के तहत हुई हो। और ये भी हमें समझ आ गया कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जो आया था नवाज शरीफ के दौर में, वो क्यों नहीं चल सका, क्योंकि वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। इसके बाद हमने ये देखा कि बिजनेस करने के आमतौर पे दुनिया में 3 ही तरीके हैं, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी पार्टनरशिप है, और क्या कहते हैं कंपनी बनाना है। तो सर हम एक सवाल पूछूं? जी पूछे। सर, जो 2016 का एक्ट जो अप्रूव नहीं हुआ, अगर किसी कंपनी ने उस पर ऑर्डिनेंस अप्रूव नहीं हुई, हाँ। तो अगर किसी कंपनी ने उस पर रजिस्ट्रेशन करवाई हो तो वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी या वो भी? बिल्कुल करेगी, यही तो मैं कह रहा हूँ। कंपनी एक्ट कहता है कि वो कंपनी जो मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाए, फॉर्म करवाए, या ऑर्डिनेंस 84 के तहत कराए, या एक्ट 13 के तहत करवाए, या ऑर्डिनेंस 2016 के तहत करवाई हुई, जिन्होंने भी करवाई हुई वो सब मेरी ही कंपनी है। सर क्या ऑर्डिनेंस अप्रूव होने से पहले इम्प्लीमेंट हो जाता है? हाँ, जैसे तो वरना तो प्रेसिडेंट को मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और ऐसा हो जाएगा। ऑर्डिनेंस वो प्रेसिडेंट लाता है इसीलिए कि वो समझता है कि बस फौरन फौरन इसको नाफिज कराओ, लेकिन फिर पार्लियामेंट अगर उसको अप्रूव नहीं करती 120 दिन में तो वो रिपील्ड हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। आप ये देखें ना कि हर साल जो बजट आता है, तो बजट जब आता है उसको हम बजट क्यों कहते हैं?
वो बजट जब आता है वो ड्राफ्ट होता है, फिर वो फाइनेंस एक्ट के अंदर कवर्ड होता है, यानी उसको पार्लियामेंट अप्रूव करता है, फिर जाके वो कानून बनता है। वरना वो तो सिर्फ बजट होता है, एक ड्राफ्ट फॉर्म होती है। हर साल जो तकरीबन जून के महीने में एक चीज आ गई होती है, तो हम कहते हैं ना बजट आ गया, बजट आ गया, एक शोर मचा हुआ होता है। लेकिन बजट लॉ तब बनता है जब क्या कहते हैं उसको पार्लियामेंट अप्रूव करती है। सर अप्रूव नहीं हुआ तो फॉलो क्यों हो रहा है? मैं आपकी बात नहीं समझा फैजान। सर अगर ऑर्डिनेंस वही नहीं हुआ, अप्रूव ही नहीं हुआ, तो फिर उसके ऊपर कंपनी कैसे बन सकती है? देखें, एक लॉ आता है और उसके पास ऑर्डिनेंस जब आता है तो प्रेसिडेंट की पावर से आता है ना, यानी वो लॉ होता है। सही है, पूरा लॉ होता है, यानी आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कहता है मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानो। लेकिन हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेचर कानून बनाने का तरीका कार है, उसके अंदर प्रेसिडेंट के लाए हुए कानून को रद्द करने के लिए ये प्रोविजन मौजूद है। अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करेगी तो वो फारिग हो जाएगा। यानी जब वो आता है तो पूरा एक प्रॉपर लॉ होता है जिसको सब फॉलो भी करते हैं। ओके सर। ठीक है, जबरदस्त। ये सैफ सही कह रहे हैं, प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो इम्प्लीमेंट डायरेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा ये जो मारे का जो है सर, लाइक पेट्रोल प्राइसेस, इसमें मुझे इतना क्लियरेंस नहीं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो ओगरा है उसको ये पावर है, उसके अंदर कोई लॉ वॉ का चक्कर नहीं है। ओगरा क्या है, वो आज आएगा, आज नहीं आएगा तो अगली क्लास में आएगा। स्टेट बैंक क्या है, क्या ये सब कंपनीज हैं? हाँ ये सब कंपनीज हैं। क्या ये कंपनीज एक्ट वाली कंपनीज हैं? ये देखना पड़ेगा, तो ये आगे चल के आएगा। आपने सिर्फ ये समझना है, बॉटम लाइन आपने क्या समझनी है, हर वो कंपनी, तभी मैंने आपसे कहा कि हर कोई कहता है मेरी कंपनी है, हर कोई कहता है मेरी क्या है, कंपनी है। लेकिन आपने उसको कंपनी समझना है जो कंपनीज एक्ट के तहत या पिछले इन 3-4 कानूनों के तहत रजिस्टर्ड हुई हो। अदरवाइज हर कोई जो कहता है ये मेरी कंपनी है, उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे। सिंपल। आज की क्लास तक हमने इतना ही महदूद रहना। क्या बात क्लियर है? सर ये 2016 समझ नहीं आया सर, मतलब जब उसने प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया और बाद में जब पार्लियामेंट में उसे रद्द कर दिया, तो फिर उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं सर? उसको फॉलो नहीं कर रहे ना। सुने मतलब सर अगर एक कंपनी सुने जब प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस कराया एक मिनट 120 एक मिनट देखिए बात सुने। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 चल रहा था, सही है, और ये चलते चलते 2016 आ गया। ठीक है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 94 बहुत पुराना हो गया था, इसमें मैसिव रिवीजन की नीड थी चेंज करने की, इसमें कोई शक नहीं है। 2016 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आ गया, यानी इफेक्टिवली कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 खत्म हो गया, तो सबने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। चाहिए, इसके बाद जब ये कैंसिल हो गया तो ऑटोमेटिकली पुराना वाला फिर से जिंदा हो गया। यानी अगर ये कैंसिल हो गया तो पुराना वाला फिर से इनेबल हो गया। अब जब पुराना वाला फिर से इनेबल हो गया, अब कंपनीज एक्ट 2017 आया, तो एक्चुअली वो 84 को खत्म करके आया है, ना कि 2016 को खत्म करके आया है। क्या बात समझ आई? सर मतलब 2016 में अगर कोई कंपनी इस लॉ पे बनी थी और इस ऑर्डिनेंस पे बनी थी, तो ये लॉ फेल होने के बाद वो कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो सर हमें बार बार चेंज करवानी पड़ेगी अगर जैसे नहीं 2016 में बनी है सब तो आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं कराना होता, कुछ भी नहीं कराना होता। आपने बस खाली कुछ भी नहीं कराना होता आपको। जब कंपनी बनती है तो एक कागज मिलता है, आगे चल के सब आएगा। अब आज ही सारा ये पढ़ ओके लेंगे सर। तो हम तो आगे क्या करेंगे? चेंज वेंज कुछ नहीं कराना होता, ये कंफर्म बात है, आप टेंशन नहीं लें। सही है। जी, आपको मेरी बात समझ आ रही है? हम आगे बढ़ सकते हैं क्लास? जी सर। चले जी आगे सर। चले, जबरदस्त। अच्छा, तो फिर हमने ये देखा कि कारोबार करने के 3 तरीके हैं और पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप भी है थोड़ी बहुत, और कंपनी बहुत ही कम है, तकरीबन 1 लाख 10 कंपनियां होंगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। वैसे
SECP इसको कौन गवर्न करता है इसको हम देखेंगे, लेकिन इसकी वेबसाइट पे अभी आज हमें पता लग सकता है कितनी कंपनीज हैं, तो वो हम चाहें तो कोई भी इसका डेटा जमा कर सकता है। खैर, अच्छा जी, तो अब हमने ये सीख लिया। अब एक तो हमने बताया ना कि किसी को कोई चीज ऐसी दिखती है कि वो कहता है कि ये कौन खेल रहा है भाई। थैंक यू। अच्छा, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि किसी किसी को या तो उसको समझ आती है कि यार कंपनी क्यों बनानी चाहिए, तो वो खुद जाके कंपनी बना लेता, लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर आप चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आपको कंपनी बनना पड़ता है, यानी कंपनीज एक्ट में जाके रजिस्टर्ड होना पड़ेगा या कंपनीज ऑर्डिनेंस में जाके रजिस्टर्ड होना पड़ता था। यानी एक मैं कह सकता हूँ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, यानी मैं जाके खुशी से अपने आप को रजिस्टर करवाऊँ, और एक होती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यानी आप नहीं भी चाह रहे तो लॉ आपसे ये डिमांड कर रहा है कि अब आपको एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए इस कानून के अंदर। इसकी वजह यह है कि अब ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो गई है, यानी अगर किसी के ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो गई है और वो जाके रजिस्टर्ड नहीं हो रहा तो वो एक गैर कानूनी हरकत कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर अब आपको यहाँ पर फाइनली ये बात लिख के दिखा दी जाए कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, यानी अगर कोई लोग हैं जिनकी गिनती 20 से जायद हो चुकी है, एक्सीड 20 नंबर्स, तो उनको हम, याद आया क्या कहते थे पार्टनरशिप के अंदर, क्या कहते थे, इल्लीगल एसोसिएशन। याद आ रहा है क्लास? यस सर, यस सर। तो वो Yes, इल्लीगल एसोसिएशन इसीलिए होती थी कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अब जो तुम 20 से ज्यादा हो गए हो, इसको आ जाओ कंपनी के अंदर, तुम्हारी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ड्यू हो गई है, अब तुम पार्टनरशिप अपने आप को नहीं कह सकते। क्या बात समझ आई क्लास? सर लेकिन इसमें एक बैंकिंग वाला सिनेरियो भी तो था। आगे आएगा मेरे भाई, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, वो आएगा, वो आएगा। ये अभी 20 के नंबर वाली, जी वालेकुम सलाम काशिफा, 20 के नंबर वाली बात आपको क्लियर हो गई? यस सर, यस सर, ये हो गई। बेहतरीन हो गया। अच्छा, दूसरा, कुछ बिजनेस पाकिस्तान में ऐसे हैं जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, जैसे बैंकिंग का बिजनेस है, जैसे आपका क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का बिजनेस है, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज का बिजनेस है, और इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आज हम सिर्फ बेसिक पढ़े ना, हमने किताब नहीं खोली। इन बिजनेसेस को भी बिजनेस करने के लिए लाजमी कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कल सुबह में उठा के कि मुझे इंश्योरेंस का काम करना है, तो मुझे आके कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता इंश्योरेंस का काम हम करते हैं और हम सोल प्रोवाइडर है, इलीगल कहलाएगा। मैं ये नहीं कह सकता हम इंश्योरेंस का काम करते हैं और हम क्या कहते हैं ना, पार्टनरशिप, दो लोग मिलकर इंश्योरेंस देते हैं, इलीगल कहलाएगा। अब आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। सिमिलरली कंपलसरी रजिस्टर रिपीट करने की सिचुएशन में, जी शेफ मैं कर रहा हूँ, उसको मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, अभी मुझे लिस्ट पूरी करने दें। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उस केस में होती है, मैं शेफ मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली सुनिएगा। कंपलसरी, और काशिफा आप देख लें, मैनेज कर सकती हैं तो कर लें, अदरवाइज ये मिस हो जाएगा, और इट्स अप टू यू, बट देख लें प्लीज। और आप लोगों को यार इतना पता होना चाहिए, आपकी क्लास है तो अपना इंटरनेट, अपनी कॉपी, अपनी पेन और अपनी टाइमिंग्स, इन सब चीज़ों को प्लीज़ पहले से मैनेज किया करें। अदरवाइज ये कोई इतना अच्छा एक्सक्यूज होता नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आपका टॉपिक मिस हो जाएगा और इससे ज़्यादा क्या नुकसान होगा। बस, तो ये आपके नुकसान की बात है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ये होती है कि हमने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 2 या 20 लोग हो सकते हैं, तो 20 से ज्यादा बढ़ गए तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। कहाँ लिखा हुआ था? ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कुछ लोग 20 से ज्यादा हो गए तो उसको हम कहेंगे कि अब आप पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे, आपको लाजमी कंपनी बनानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं, अगर आप बैंकिंग का काम करना चाहते हैं, अगर आप क्रेडिट रेटिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आपको लाजमी कंपनी के अंदर कंपनी बनाना पड़ेगा, और कंपनी का बनाना पड़ेगा। और हमारी क्लास में जब जब ये बात आएगी, इसका मतलब यही होगा, वो वाली कंपनी नहीं जो चाचा सुबह जाके कहते हैं, वो वाली कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर आती है,
और कंपनी एक्ट के अंदर जो कंपनी आती है उसको क्या फायदे होते हैं वो भी हम देख लेंगे, और उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई होता है वही हमारा सारा कोर्स है जो हम ओवर द पीरियड सजाते रहेंगे दस्तरखान को। तो हमें पता चल जाएगा जब हमारा कोर्स खत्म होगा इंशाल्लाह कि जो कंपनी के अंदर आती है उसके ऊपर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, उसके ऊपर क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां पैदा कर दी जाती हैं और उसको क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि अगर आपको याद हो अकाउंटेंट्स, लॉयर्स या जो प्रोफेशनल नेचर के बिजनेसेस होते हैं उनकी गिनती 20 से ज्यादा हो सकती है, दे कैन एक्सीड विद 20, और क्या कहते हैं उसको हम इलीगल एसोसिएशन नहीं कहेंगे। ये भी यही लिखा हुआ है कि आप उसको चला सकते हैं और उसको हम इलीगल एसोसिएशन नहीं कहेंगे, और यहाँ पे तुम्हारी गिनती 20 से ज्यादा बढ़ भी जाए तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कंपनी बनाते हो बनाओ, तुम्हारी मर्जी है तुम कंपनी बनाते हो मत बनाओ, पार्टनरशिप भी करते रहो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। ये बात भी कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी हुई है कि अगर तुम अकाउंटेंट हो, अगर तुम लॉयर हो, अगर तुम डॉक्टर हो, अगर तुम कोई प्रोफेशनल नेचर की सर्विस देते हो और अगर तुम्हारी गिनती 20 से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम तुम्हें इलीगल एसोसिएशन के नाम से नहीं पुकारेंगे। हम तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम जाओ जाके कंपनी लाजमी बनाओ, हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम जैसे चल रहे हो चलते रहो। क्या बात समझ आई क्लास? जी क्लास? यस सर, यस सर। बेहतरीन हो गया। अच्छा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी खुशी से जा रहे हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप कंपनी बनाएं, और वो तकरीबन 1,08,000 लोगों में से, 1,10,000 लोगों में से, 1,20,000 लोगों में से, उसमें से मेजोरिटी वैसी ही है जो खुशी खुशी आई है। बैंकिंग हमारे पास गिनती की 10 बैंकें हैं, इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास गिनती की 4-5 कंपनियां हैं, और क्या कहते हैं क्रेडिट कंपनीज भी बहुत ही गिनती की हैं, 3-4 ही मुझे नाम याद है फिलहाल, और इससे ज्यादा शायद होंगी भी नहीं, और जितने भी स्पेशलाइज सेक्टर है वो बहुत ही लिमिटेड है। इसका मतलब ये जो 1,10,000 1,20,000 की जो तकरीबन गिनती मैंने आपसे शेयर की है, ये कहाँ से एस्टेब्लिश हुई? कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को, यानी टपाल टी वाले ने जो अपने आप को कंपनी बनाया वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आके बनाया, उसने खुशी खुशी बनाया। चिराग सीमेंट ने जो सीमेंट का काम करने के लिए कंपनी बनाया उसने खुशी खुशी बनाया। ड्यूपॉन्ट इंटरनेशनल ने अपने आप को, सिंजेंटा ने अपने आप को, जितने भी लोग हैं जो मल्टीनेशनल से यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने अपने आप को, यूनिलीवर ने अपने आप को, एंग्रो ने अपने आप को, इन सब ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के तौर पे अपने आप को यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। वरना किसी ने इनको ये नहीं कहा था कि अगर तुम्हें दूध की बोतल बेचनी है तो तुम लाजमी कंपनी बनाओ। पाकोला को किसी ने भी नहीं कहा था कि तुम्हें अगर बोतल बेचनी है तो तुम है ना लाजमी कंपनी बनाओ। पेप्सी को किसी ने भी नहीं कहा कि तुम्हें अगर बोतल बेचनी है और पानी बेचना है और तुम क्या कहते हैं आके कंपनी बनाओ। इन सब ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अडॉप्ट की है। सर इन्होंने क्यों की है? इनको ऐसा क्या समझ आया? तो इसके कुछ फायदे हैं, इसकी कुछ बातें हैं जो इनको अच्छी लगी, इन्होंने अडॉप्ट कर ली। नंबर 1 इज सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, इसमें हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं, आप नोट करते जाइएगा। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये आपकी कॉपी में होगा, आपको बहुत काम आएगा, जिंदगी भर आपकी कॉपी आपके साथ चलेगी। अगर आपकी कॉपी में नहीं होगा, आप सुन के चले गए, एंजॉय करके चले गए, तो आपका यहाँ पे 3 घंटे लगाने का फायदा शायद नहीं होगा। सर आपने ये तो बताया नहीं कि ये सब पढ़ने के बाद हमें फायदा क्या होगा। आपने कहा था इसकी बड़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा कि आपको इसका जिंदगी में क्या फायदा होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी एक वजह होती है जो लोगों को समझ आती है, दूसरी वजह होती है लिमिटेड लायबिलिटी, और तीसरी वजह जो होती है वो होती है परपीचुअल सक्सेशन की। और ये सर तकरीबन वही वजूहत हैं जो हमने पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस के अंदर देखी थी कि पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, पार्टनरशिप के अंदर परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सर वही तो 3 बातें हैं जिसकी वजह से किसी को ये समझ आता है कि मैंने कंपनी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि मेरा बिजनेस और मैं, यानी मैं आदम जी इंश्योरेंस और मैं आदम जी खुद, तो आदम जी को कोई ना जाने, आदम जी इंश्योरेंस को लोग जाने, चिराग सीमेंट के मालिक को कोई ना जाने, चिराग सीमेंट कौन लगा के गया था पौधा उसको कोई ना जाने, पेप्सी के अंदर किसने इन्वेस्टमेंट की थी डे 1 पे उसको कोई ना जाने, पेप्सी को जाने, यानी उसके मरने के बाद, उसके बच्चों के आने के बाद, उसकी नई तीसरी से तीसरी, चौथी से चौथी पुश्त आ जाए, उस कंपनी में आके बैठ जाए, उसको कोई ना जाने, खाड़ी को कोई ना जाने, आपके सामने बोनेंजा इसका मालिक कौन था इसको कोई ना जाने, लेकिन लोग जाने तो बोनेंजा को जाने।
लोग जाने तो टपाल टी को जाने, लोग जाने तो पेप्सी को जाने, लोग जाने तो आपकी नेचुरल टेक्नोलॉजीज को जाने, लोग जाने तो गंदारा इंडस्ट्रीज को जाने, लोग ये ना जाने कि गंदारा इंडस्ट्रीज के पीछे कौन सा माइंड मैप था जो ये इंडस्ट्री लगा के चला गया, लोग जाने तो सुजुकी मोटर्स को जाने, लोग ये ना जाने कि इसके पीछे कौन था। मेरी सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? सर आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं कि इसका एक, जिस तरह एक नेचुरल पर्सन का सीएनआईसी होता है, इस तरह एक कंपनी का अपना सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का नंबर होता है। इनकॉर्पोरेशन नंबर आप इसको कह सकते हैं। सर ये कैसे मिलता है, ये कब मिलता है, ये क्या होता है, यह सब हमारे कोर्स का हिस्सा है, हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, जिस तरह एक आम आदमी का सीएनआईसी होता है, इसका ये होता है। सर जिस तरह एक आम आदमी का बिजनेस घर का एड्रेस होता है, इस तरह कंपनी का बिजनेस एड्रेस होता है। सर एक इस तरह एक आम आदमी की अपनी नेटवर्थ होती है जो बताता है कि मेरी नेट एसेट्स इतने हैं, मेरी इतनी वैल्यू है, इस तरह कंपनी की अपनी होती है। सर जिस तरह एक आम आदमी की अपनी बैलेंस शीट होती है, इस तरह कंपनी की भी बैलेंस शीट होती है। यानी ये एक पूरा, इसके अंदर सिर्फ सांस नहीं होती और रूह नहीं होती, वरना इसको हम इंसान कह देते, वरना इसके अंदर वो सारी चीजें ही पाई जाती हैं जो एक नेचुरल पर्सन के अंदर पाई जाती हैं, और ये सेपरेट होता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं नौमान अगर चाहूँ कि मैं कोई एबीसी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ लोग मुझे एबीसी कंपनी की वजह से जाने, और मैं आगे बढ़ूँ तो एबीसी कंपनी की वजह से बढ़ूँ, और मुझे कोई नुकसान हो तो एबीसी कंपनी को उसकी वजह से ना हो, एबीसी कंपनी को कोई लॉस हो रहा हो तो उसकी वजह से मुझे पर्सनली कोई लॉस ना हो रहा हो, तो मैं सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लूंगा। क्या लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सर ये क्या है कि अभी आज ही की क्लास में बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है एबीसी कंपनी, और जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और मिस्टर ए ने अगर उसके अंदर लेट से लाख रुपए लगाए हैं, और अगर इसने 1.5 लाख का कर्जा लिया हुआ है, तो ये कंपनी 1.5 लाख का कर्जा उतारने के लिए एबीसी कंपनी से ही पैसे लेके उसको दे सकती है, मिस्टर ए को अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको एबीसी कंपनी को कोई जानता ही नहीं है, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है, असल तो लोग मिस्टर ए को जानते हैं। अब इसको अपने घर से भी ला के पैसे देने पड़ेंगे। सब परपेचुअल सक्सेशन यही होता है। आदमदी इंश्योरेंस एक बंदा खड़ा करके चला गया, वो मर गया, उसको टाइम हो गया, लेकिन आज भी उसके जाने से कोई मसला नहीं हुआ, उसकी दुकान आज भी चल रही है। हो सकता है कि ये स्टूडेंट बिरयानी वाला भी गालिबन कंपनी बना के बैठा है, यूनाइटेड किंग वाला कंफर्म कंपनी बना के बैठा है। आज की क्लास के बाद मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप किसी भी उसके अंदर देखेंगे आपको पता लग जाएगा ये वो वाली कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है। आप यूनाइटेड किंग का रैपर उठा के देखें, उसके पीछे लिखा हुआ है उसकी कंपनी का नाम। सर कैसे पता चलता है कि वो कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल चाचा वाली दुकान के ऊपर एबीसी इंटरप्राइज लिखा होता है ये वो है? वो आज की क्लास के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यूनाइटेड किंग ने भी कंपनी बनाई हुई है, अब पता नहीं है इसका मालिक कौन था, वो कब जाके मर गया हो, लेकिन इसकी दुकान बढ़ते जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। क्या ये बात क्लियर है क्लास? सर परपेचुअल सक्सेशन जो है ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी यही है ना, एक ही चीज है ना? हाँ, तो सोल प्रोप्राइटर में नहीं होती ना, एक बंदा मर गया कहानी खत्म। और पार्टनरशिप के अंदर भी पार्टनरशिप अगर एक पार्टनर के जाने से डिसॉल्व हो जाती है, फिर वो आपके कोर्स में था नहीं तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने आपको लफ्जन थोड़ा सा इसीलिए बताया था, आपको याद हो, और ये बोल के भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्स में नहीं है। जी सर। जी, ऑनर के एसेट, ऑनर के पर्सनल एसेट सेव होते हैं सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी में, पर्सनल एसेट सेव होते हैं। जी क्लास प्लीज, और कोई सवाल है किसी का? सर ये थोड़ा सा लिमिटेड लाइबिलिटी को वो कर देंगे। अभी आएगा तो आपको और समझ आ जाएगा, मैंने यही कहा वो आगे चल के अभी अब अगली बात उसी पे करने जाना है, लेकिन पहले ये देख लेते हैं इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। सर सबसे पहली प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपको फर्क करना आ जाएगा, यानी जिसको हम अगर बहुत ही सिंपल उर्दू के अंदर कहें तो तमीज करना आ जाएगा कि कंपनी असल क्या होती है और जिसको एक आम आदमी कहता है वो कंपनी क्या होती है। पहली बात तो ये, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी सुनाऊं। बिस्मिल्लाह पान शॉप कराची में कोई 1500 होंगे, ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ा के मैंने कह दिया, लेकिन एक से ज्यादा होंगे ये कंफर्म है। इस पे किसी को कोई शक है, कोई मसला है तो मुझे आर्ग्यू कर सकता है। आप में से कोई ये कह सकता है बिस्मिल्लाह पान शॉप कराची में एक से ज्यादा नहीं होंगे? भाई कह सकता है, नहीं कह सकता बताओ।
यस सर सर, पता नहीं माशाल्लाह हो भी होटल भी सकते हैं। बहुत ज्यादा सर हैं। क्वेश्चन होंगे, एक रिपीट से ज्यादा करें। ही होंगे, कंफर्म होंगे। कोयटा चाय वाले तो एक से ज्यादा होंगे, यस सर, होंगे। यस पठान के सर होटल। सर बहुत कोयटा जी चाय जी वाले सर एक से बिल्कुल। ज्यादा है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक बंदे का मुझे, और ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बना के बता रहा हूँ। एक साहब का मुझे कॉल आई सॉरी, अब कोयटा होटल से मेरे पास भी कॉल आया, निकल गया, वैसे कॉल आई। तो उसकी जब मुझे कॉल आई तो उसने मुझे कहा कि हमें, मेरे वालिद साहब को अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है एफबीआर में। तो मैंने कहा कंपनी रजिस्टर्ड, अब मुझे पता है कि हर आम आदमी अपने हिसाब से अपने अपने काम को कंपनी ही कहता है, तो हमारी आदत हो गई है, लेकिन हमें फर्क पता है तो हम उसको समझ जाते हैं कि वो कौन सी वाली कंपनी की बात कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा हो जाएगी कंपनी रजिस्टर्ड। अब आप देख रहे हैं मेरी बात, मुझे पता है इसकी वो वाली कंपनी होगी ही नहीं, वरना कंपनी अगर ये कंपनीज एक्ट वाली होती तो वो तो रजिस्टर्ड होकर ही आती है। बहरहाल मैंने कहा जी हो जाएगी, क्यों करानी है। उसने कहा कि हमारी बिस्मिल्लाह पान शॉप है, और हमें अब वालिद साहब अगर एफबीआर में इसको रजिस्टर्ड करा लेंगे तो चाचा से हमें डर है कि वो भी बिस्मिल्लाह पान शॉप के नाम से दुकान ना खोल लें, तो वो नहीं खोल सकेंगे। मैंने कहा ये एफबीआर में आपकी बिस्मिल्लाह पान शॉप की रजिस्ट्रेशन से आपके चाचा नहीं खोल सकेंगे, ये बात कहाँ लिखी हुई है। तो उसने कहा भाई जब मैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा लूंगा तो नहीं खोल सकेंगे। अब उसके पास, गधे के पास असल कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर उसके पास असल कंपनी का कॉन्सेप्ट होता, कंपनीज एक्ट वाला, तो एक नाम की दो कंपनियां नहीं हो सकती, उधर तो ये हो जाता काम। सर लेकिन एफबीआई अगर में तो मैं, टैक्स की रजिस्ट्रेशन होगी ना। हाँ यही तो समझाने का मतलब है कि पहला प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या, आपको ये फर्क करना आ जाएगा कि असल कंपनी कंपनीज एक्ट वाली कौन सी होती है, और जो एक आम आदमी बोलता है कौन सी होती है। तो बिस्मिल्लाह पान शॉप एक आम आदमी वाली जबान में कंपनी थी, उसने अपने आप को एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करानी थी। लेकिन अगर एक कंपनी जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर होती है, तो एक नाम की दो कंपनियां नहीं हो सकती। तो अगर वो अपने आप को एज अ कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड करा ले तो बिस्मिल्लाह पान शॉप, तो फिर कोई दूसरा अपने आप को बिस्मिल्लाह पान शॉप के नाम से खोलेगा तो वो उस पर केस कर सकता है, और उसका पेटेंट भी ले ले, और कॉपीराइट भी ले ले, और लीगल भी ले ले। और ये एक पान वाला अगर ये सब कर ले तो उसकी दुकान का तो हो गया काम, सारे पैसे तो उसने वही लगा दिए। लेकिन बहरहाल समझाने का मतलब ये है कि आम आदमियों को इन चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपको पहला प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो ये पता लग गई, आपको ये समझ आ जाएगी कि व्हाट इज कंपनी एक्चुअली एंड व्हाट इज कंपनी जो एक आम आदमी बोलता है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर एंट्री देंगे, यानी आज से जब आपका ये बीएस खत्म हो जाएगा, तो एंड में जब आप इंटर्नशिप पे जा रहे होंगे, तो यकीनन आप क्या तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर करेंगे या फाइनेंस के अंदर करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर आगे चल के अगर आप सीए को परस्यू करते हैं इंशाल्लाह, तो आप फर्म में आर्टिकलशिप करेंगे। आर्टिकलशिप जब आप करेंगे तो कंपनीज का ऑडिट करेंगे। ये जो कंपनीज का ऑडिट होता है ना, ये वही वाली कंपनीज होती हैं जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो दूसरा फायदा, या जब आप इंटर्नशिप करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, तो नॉर्मली, और वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नाम का भी एक बंदा होता है, कंपनी सेक्रेटरी आदमी भी होते हैं, नॉर्मली मर्द ही होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी से ऐसा लगता है कोई फीमेल होगी, नहीं। सेक्रेटरी नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी की जो जॉब की पोजीशन होती है वो साउंड्स लाइक फीमेल जॉब, बट ये आदमी भी कर रहा होता है। मेजोरिटी आपको आदमी ही मिलेंगे इसमें, मेल पर्सन मिलेंगे। तो अगर आपका उस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी से मुलाकात होती है, तो वो जो काम कर रहा होगा कि कंपनी की एजीएम हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो फोरम बन रहा है, या जब आप अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट में देख रहे होंगे कि यार इसके अकाउंट्स ऐसे क्यों बने हुए हैं, तो आपको ये सारा पढ़ा हुआ काम आ रहा होगा कि सारा कंपनीज एक्ट में यूँ लिखा हुआ था, कंपनीज एक्ट में यूँ लिखा हुआ था, कंपनीज एक्ट में यूँ लिखा हुआ था। और क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी आपने अपना बिजनेस करना हो तो आपको एक मोटी मोटी हाईलाइट्स पता हो। ये आपको लॉ का एक्सपर्ट बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, एक मोटा मोटा आपको फर्क पता होगा, अगर मैं कंपनी बनाऊंगा तो मेरे ऊपर क्या पाबंदियां आ जाएंगी, और अगर मैं पार्टनरशिप करके ही अपना धंधा करता रहूंगा तो मैं कितना सेफ रहूंगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप तो बेस्ट है, तो मुझे ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन मेरे बिजनेस की नेचर ऐसी है जो लाजमी कंपनी बनानी पड़ेगी, तो अपने इस वक्त की फीसिबिलिटी कैसे बनाओ। तो आपको ये कुछ 3-4 मोटे मोटे फायदे हैं जो मैंने आपके आगे रखे हैं, ये आपको लाजमी मिलेंगे ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। आई होप ये क्लियर होगी। अब हम थोड़ा सा इसको बस ये लास्ट होगा हमारा, इस डिस्कनेक्शन के बाद जो अगला कनेक्शन बिल्ड होगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। तो यहाँ तक आपका कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी क्लास प्लीज। नो सर, समझ आ गया। सर आप हमने क्या पढ़ा, हमने जो कुछ भी पढ़ लिया हो गया खत्म। अब हम ये देखने जा रहे हैं कंपनी होती कितने टाइप्स की है। तो उसमें आपका ये जो सवाल था लिमिटेड
लायबिलिटी और ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ कंपनीज या टाइप्स ऑफ कंपनी, इसको समझने से पहले जो अभी हम कह रहे थे आपको पता लग जाएगा ये वो वाली कंपनी है कि नहीं है, उसकी एक निशानी ये होती है, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है ABC इंटरप्राइजेस, ठीक है, या ABC एसोसिएट्स, ये अक्सर आपको मिलेगा, अली एसोसिएट्स, सलमान एसोसिएट्स, SN एसोसिएट्स, ABC इंटरप्राइजेस, EB इंटरप्राइजेस, पता नहीं है लगभग देखेंगे, लेकिन जिसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ हो ना, ABC कंपनी, ठीक है, ABC कंपनी, ठीक है, जिसके नाम के आखिर में वर्ड लिमिटेड लिखा होता है ना, उसका मतलब ये होती है कंपनीज एक्ट तो वाली, ये आपने फोर्थ क्या लिखा है? ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जैसे खाड़ी है, खाड़ी SMC, ये आएगा आपको पता चल जाएगा होता है क्या, प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे है। शायद अब ये कन्वर्ट हो गई, लेकिन एक ज़माने में ये SMC थी। ये क्या होती है, अभी सब मिलेगा टाइप्स ऑफ कंपनी, अभी आपसे ये नोट कर लें, या जैसे आपने सुना होगा अपना गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शेल पाकिस्तान लिमिटेड, सर शान फूड्स भी तो है, हाँ बताएं पूरा नाम। शान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है ना सर? हाँ जबरदस्त, शान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब आप लोगों के अंदर से जो नाम आएंगे ना वो लिखेंगे, हम बताएं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, बात समझ आ रही है, इंडस मोटर्स लिमिटेड, इंडस मोटर्स लिमिटेड। ये सब लिखवाने का मकसद क्या है, इन सब के आखिर में क्या आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड आ रहे हैं सर, लिमिटेड। लिमिटेड आ रहा है या प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है या SMC प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज कॉमन है, वो क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड 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 लिमिटेड। इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सी कंपनी है भाई, बाय लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी वाली। जबरदस्त। और लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी ही मिलेगी आपको पाकिस्तान में, ठीक है। तो अभी टाइप्स ऑफ कंपनीज हम देखेंगे, उसमें एक आएगी लिमिटेड बाय लायबिलिटी वाली, और पाकिस्तान में मैंने तो आज तक कोई दूसरी टाइप की देखी नहीं है। तो एक तो ये पता चल गया, दूसरा ये इससे ये वर्ड लिखे होने से, लिमिटेड लिखे होने से, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होने से, SMC प्राइवेट लिमिटेड लिखा होने से हमें क्या पता चल जाता है कि ये वो वाली कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर, यानी कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। और कंपनी लॉ हमें पता है कौन कौन से हैं, वही कंपनीज एक्ट भी है और कंपनीज ऑर्डिनेंस भी था, और ये क्या बात क्लियर है। यानी अब आप पहचान लेंगे, ये जो बिस्मिल्लाह पान शॉप है, ये इंडिविजुअल है या AOP है या कंपनी, ठीक है। बात समझ आ रही है, टपाल टी प्राइवेट लिमिटेड, पहचान गए वो कंपनी है, लेकिन सिर्फ लिखा होता है टपाल थानेदार टपाल टी, तो मैं समझ जाता ये कंपनी नहीं है, बाकी ये अपने आप को जो भी बोलता है, या तो ये पार्टनरशिप है या तो ये AOP है। क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। सही है जी जी, सर। यस सर। ऐसे सर कोई अगर अपने नाम को शॉर्ट लिखे तो, मिसाल के तौर पे आप यूँ समझें कि इनिशियल्स लगाते ना लोग, जैसे वसीम अकरम, तो WK लिख दिया, ऐसे ही। तो भाई ऐसे नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखना मैंडेटरी है। जब तक इस तरह पूरा नाम नहीं लिखेगा तो पीनलाइज होगा, ताकि लोग धोखा नहीं खाएं, लोग नाम देख के पहचान ले ये वही है जिसका हम समझ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये? सर लेकिन वो ये तो लिखते हैं ना अक्सर तौर पे इसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए PVT LTD। PVT LTD तो समझ आती है ना, ये भी ना लिखें तो खाली लिख दें गंदारा इंडस्ट्रीज, पेप्सी कोला, शेल पाकिस्तान। बात समझ आ रही है? सर तो आपने एंटरप्राइजेस और एसोसिएट्स लिखवाया था, उसका क्या? वो ऐसे ही कोई इंडिविजुअल होगा, कोई AOP होगा, ऐसे। तो कंपनीज नहीं है।
वो कंपनीज नहीं है, वो अपने आप को कंपनी बोलते हैं, वही कंपनी का एक जो डिक्शनरी मीनिंग भी तो है ना, लेकिन वो लीगली कंपनी Okay. नहीं है। और लीगली कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट के अम्ब्रेला में आती है और उस पर कंपनीज एक्ट लगता है और उसका ये वो फलाना सब कुछ जो हम सारा पढ़ेंगे वो Okay. वाली कंपनी है जो ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़े भाई। टाइप्स ऑफ कंपनीज। Yes, sir. अच्छा, मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज। उजैफा कह रहे हैं 2, नो, तो यार तुम चले जाओ। टाइप ऑफ कंपनीज कितनी है भाई? 3 किस्म की। एक है बाय लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। एक है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो होती है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यानी कंपनी मुझे समझ आ गई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, यानी कोई एक एंटिटी है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ऐसी चीज है जो एक बंदे से हटकर है, यानी कोई बिजनेस का नाम है, ठीक है। अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो लेट से मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा? पैसा लगाऊंगा, कैश लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने जो छोटे बचपन में अकाउंटिंग पढ़ी थी उसमें आप एंट्री बनाते थे कंपनी की किताबों में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ऐसे ही है कि नहीं है भाई? यस हेलो, सर। ऐसा ही जी है ना? सर, ऐसा है। उसमें सही है। नरेशन लिखी होती थी ऑनर ब्रिंगिंग कैपिटल इनटू बिजनेस, ऐसा ही। यस। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी अपने किताबों में एंट्री करेगी कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि शेयर्स एक सर्टिफिकेट का नाम है। यानी जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। सर क्या ये हार्ड में होते हैं सॉफ्ट में होते हैं? तो ये हार्ड में होते हैं सर्टिफिकेट्स और सॉफ्ट में होते नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि ये फिर कहीं जमा होते हैं, आप यूँ समझे सॉफ्ट में भी होते हैं। फिलहाल इतना आज इसको इतना ही रखें। और बिल्कुल होते हैं। क्या हर कंपनी के हार्ड सॉफ्ट दोनों में होते हैं? नहीं, सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी के सॉफ्ट में हो सकते हैं, बाकी इसके इसके हार्ड में भी हो सकते हैं पब्लिक लिस्टेड के, और बाकी सबके हार्ड में ही होते हैं, लेकिन पब्लिक लिस्टेड के हार्ड में भी हो सकते हैं और सॉफ्ट में भी हो सकते हैं। यानी सर्टिफिकेट जेन्युइन आपको कागज मिलता है कि आपकी इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे बात समझ आई, एक कागज का टुकड़ा। अच्छा जी, अब वो कंपनी के अंदर जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 3 किस्म की कोई कंपनी होगी जिसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। एक होगी लिमिटेड लाइबिलिटी, एक होगी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होगी अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी का मतलब यह है कि अगर मैं इसका एक शेयर खरीदता हूँ, यानी एक शेयर सर्टिफिकेट है ना, अगर मैंने एक खरीदा तो उसकी फेस वैल्यू नॉर्मली होती है 10 रुपए। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन 99% केसेस में आपको 10 रुपये ही मिलेगी। 10 रुपये इसकी वैल्यू है, यानी मैं इस कंपनी में एक सर्टिफिकेट खरीदने जाऊंगा तो मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो 10 रुपये के अगेंस्ट मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है ये, और कंपनी की टाइप अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो 10 रुपये हैं मेरे, मैं इसी की हद तक लाइबल हूँ। अगर कंपनी नुकसान करती है तो लेट्स से कंपनी ने लॉस कर दिया तो मेरे सिर्फ 10 रुपये ही जाएंगे, मेरे घर से आके कोई पैसे नहीं लेगा। वही लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि मेरा बिजनेस ही मेरे कर्जों के लिए लाइबल होगा। अगर लेट से मैं किसी कंपनी बनाता हूँ और उसमें 1 करोड़ रुपए लगाता हूँ तो वो 1 करोड़ ही जाएंगे। अगर इसमें मजीद नुकसान हो गया तो कोई मेरे घर से आके मेरा घर बाहर नहीं बेच देगा। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और मेरी लाइबिलिटी लिमिट ही होगी टू द एक्सटेंट ऑफ माय इन्वेस्टेड अमाउंट। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। आ गई, जबरदस्त। यस सर। यस सर सर। ये अच्छा, स्टेटमेंट लिमिट दोबारा रिपीट कर देंगे आप? कौन सी स्टेटमेंट? सर ये जो आपने लास्ट वाली स्टेटमेंट नहीं बोली थी, लिमिटेड लाइबिलिटी इज टू द एक्सटेंट। मैं ये कह रहा हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने कंपनी बना ली ना, जेन्युइन कंपनी बनाई, जो अभी हमने डिस्कस किया कंपनीज एक्ट में जाके,
तो अब ये जो 1 करोड़ रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और बिजनेस को 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, यानी लायबल टू पे 1.5 करोड़ हो गया, तो मैं इस 1 करोड़ से ही देने के लिए लायबल हूँ, पर्सनली लायबल नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं है कि मुझे घर पे आके घर से अपना कोई कंप्यूटर बेचना पड़ेगा, खिड़की दरवाजे बेचने पड़ेंगे, घर बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बिजनेस के एसेट्स हैं वही डिस्पोज ऑफ करके मैं अपनी पे ऑफ करूंगा, और वो टू द एक्सटेंट ऑफ माय इन्वेस्टेड अमाउंट होगी। एंड इन आवर केस लिमिटेड लायबिलिटी, यानी उसी हद तक मेरी लायबिलिटी लिमिट होगी ना मैंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने की एविडेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, मेरी शेयर सर्टिफिकेट। क्या ये बात समझ आई? सर सर जी बोले। सर ये लिमिटेड लायबिलिटी सोल ट्रेडर में ही होती है क्या सर, या पार्टनरशिप में? सोल ट्रेडर में होगी ना? माफ कर दो भाई, कंपनी में होती है सोल ट्रेडर। अनलिमिटेड होती है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप तो हमारा मौजू ही नहीं रहा, अब हम कंपनी के पास आ चुके हैं, और हम कंपनी बनाने गए इसीलिए थे तो उसकी लायबिलिटी या तो लिमिटेड होती है और परपीचुअल सक्सेशन ठीक है सर, और तीसरा जो ठीक फायदा है आपको सर। बताया गया था, क्या था वो? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। अब ठीक। एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। अभी मैंने आपको बता दिया शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है, यानी शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल, यानी शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के मालिक बनते हैं, सही है। लिमिटेड बाय गारंटी दो तरीके की होती है, या तो विद शेयर कैपिटल होती है या विदाउट शेयर कैपिटल होती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं लेकिन उनके अगेंस्ट उनको सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स नहीं मिलता। यदि किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर दे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, दिस इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर एट टाइम्स विद शेयर कैपिटल होता है, एट टाइम्स विदाउट शेयर कैपिटल होता है। लेकिन इस कंपनी को बनाने का मकसद ये होता है कि अगर विद शेयर कैपिटल है तो इसकी देखें लायबिलिटी तो लिमिटेड ही है, यानी जितना इन्वेस्ट किया उतने उस हद तक ही मैं लायबल होऊंगा, प्लस गारंटी अमाउंट। यानी आप गारंटी देते हैं कि लेट से अगर मैंने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा है तो 10 रुपए तक मैं लायबल हूँ, प्लस जितनी गारंटी दे रहा हूँ। और पाकिस्तान में आज ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो लिमिटेड बाय गारंटी हो। कराची स्टॉक एक्सचेंज जब हुआ करता था तब वो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी था, लेकिन 2016 या 17 के अंदर जब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया, पीएसएक्स के नाम से जो जाना जाता है, तब वो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है और लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी नहीं रही। लेकिन जब कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था तो लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी था, और उसमें उसके मेंबर्स ने गारंटी दी हुई थी कि जब अगर इसकी उसको बंद करने की नौबत आई और इसकी लायबिलिटीज डिस्पोज ऑफ करनी पड़ी तो हम गारंटी देते हैं कि हम इसके लिए अपनी सर्टिफिकेट्स के अलावा गारंटी अमाउंट भी पे ऑफ करेंगे। लेकिन आज इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरी नज़र में एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर फायदा क्या हुआ अगर मुझे अनलिमिटेड लायबिलिटी रखनी थी तो मैं कंपनी क्यों बनाता? तो इसका एक फायदा ये था कि आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी तो आज इसमें भी रहेगी और आपका परपीचुअल सक्सेशन तो इसमें भी रहेगा, सिर्फ आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर किसी को ये दो फायदे लेने हैं और लायबिलिटी लिमिट नहीं करानी तो भी वो कंपनी बना सकता है, और ऐसी कंपनी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं, और ऐसी भी कोई एग्जाम्पल पाकिस्तान में नहीं मौजूद। तो मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी यही फॉल करती है। क्या बात क्लियर हुई? यस सर। सर जी सर यस जी जी बोले। सर ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसको लिमिटेड लायबिलिटी आपने मतलब वो मेंशन किया? जी 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 ओके सर। ठीक है। अच्छा अब ये जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनियां हैं ये खुद कितने टाइप की होती है, इसमें फर्दर बाइफरकेशन है। तो एक इसमें होती है जो आपने अक्सर सुना होगा, प्राइवेट कंपनी, सही है, और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी भी दो तरीके की होती है, एक होती है एसएमसी प्राइवेट कंपनी और एक होती है अदर्स।
पब्लिक के अंदर भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है लिस्टेड पब्लिक कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर अब मुश्किल होता जा रहा है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब समझना मुश्किल हो गया है, अब मुश्किल फील होना शुरू हो गया है। सर अब तक तो बहुत समझ आ रहा था, मजा आ रहा था, अब ये आप क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए इसको बहुत सिंपल रखते हैं, अगली क्लास में इसका रिवीजन भी करेंगे और इसको समझ के भी जाते हैं और आप इसको देख के भी आइएगा। अब आपका कोर्स थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है और अब हमने सारा का सारा इन्हीं कंपनीज के हवाले से पढ़ना है, ठीक है? तो अब मैं इसको एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। जी, तो अब हम ये देख रहे थे कि लिमिटेड बाय जो शेयर्स होती है वो हमने देख लिया कि मेरी लायबिलिटी लिमिट हो जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ माय शेयर वैल्यू, जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो अब एक सवाल ये आ सकता है किसी का, सर अगर मैं मार्केट में, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई शख्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हो और उसको ये कंफ्यूजन खाई जा रही हो कि मैं एक शेयर खरीदता हूँ 150 रुपए वाला और अगर मेरा शेयर डूब जाए तो 150 का बिकता है, मेरे तो 150 खराब हो जाते हैं, ये कह रहे हैं सिर्फ 10 रुपए तक की ही मैं लायबल हूँ। तो भाई इसका जवाब यह है कि 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, यानी डे वन की जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 10 रुपए। अब अगर आपने मार्केट से एक शेयर महंगा खरीदा है तो आपने उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए महंगा खरीदा है, टू दी एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी कंपनी के जेब में 150 रुपए नहीं जा रहे, ये तो आप जो आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका मामला है। कंपनी के जेब में तो वो जो 10 रुपए गए थे डे वन पे, उसी की बेसिस पे कंपनी आज भी आप उसके अंदर 10 रुपए तक ही लायबल हैं। अच्छा सर, अब एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी ये होती है जिसके अंदर 2 से लेके 50 लोग होते हैं। अगर 50 से एक्सीड कर गए तो आपने लाजमी अपनी कंपनी को पब्लिक करना पड़ेगा। सर प्राइवेट कंपनी में जो 2 किस्म है, एक ये है एसएमसी प्राइवेट कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल शख्स, अकेला आदमी ये कहता है कि यार मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर नहीं रहना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगा। जैसे खाड़ी है, खाड़ी पहले एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड थी, मुझे नहीं पता अब इसका कॉर्पोरेट स्टेटस चेंज हुआ है कि नहीं, लेकिन खाड़ी को एक इंडिविजुअल मालिक था उसका, जिसने उसको बनाना तो कंपनी था, क्योंकि उसको समझ आ गई थी मैंने अपनी लायबिलिटी लिमिटेड करनी है, मैंने परपेचुअल सक्सेशन चाहिए, मैंने क्या कहते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए, लेकिन मैं अकेला ही बिजनेस करना चाहता हूं, तो खाड़ी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई थी। अदर्स के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है नंबर्स की, वो है 2 से 50, यानी कम से कम 2 मेंबर होंगे, 2 शेयर होल्डर होंगे और मैक्सिमम 50 होंगे। अगर मैंने 50 से एक्सीड कर गया तो ऑटोमेटिकली नेसेसरीली मुझे पब्लिक कंपनी ही बनानी पड़ेगी। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 5 लोग मिलकर पब्लिक कंपनी बनाना चाहे तो नहीं बना सकते? बना सकते हैं, वॉलेंटरीली आप पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, लेकिन अगर 50 से एक्सीड कर गए तो लाजमी पब्लिक कंपनी ही बनानी पड़ेगी। सर ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में फर्क क्या है? तो एक फर्क तो वो है जो लॉ ने बताया, लेकिन मैं आपको सादा ज़बान में पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस छोटा है या बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन आपको लोगों से फंड्स लेने की जरूरत नहीं है, आप घर के लोग ही मिलके या 50 लोग एक दूसरे को जानने वाले लोग मिलके ही आप ये समझते हैं कि हम बिजनेस कर सकते हैं, तो फिर आपको जब लोगों से फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कभी भी पब्लिक कंपनी ना बनाइएगा और प्राइवेट कंपनी बना के कंपनी के बेनिफिट्स ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लोगों से फंडिंग की जरूरत है, आप ये समझते हैं कि मैंने ये वाला अम्ब्रेला ओपन रखना है कि जब मुझे लोगों से, पब्लिक एट लार्ज से पैसा लेना हो तो मैं ले सकूं, तो फिर क्या कहते हैं, मुझे पब्लिक कंपनी बनानी चाहिए। अब पब्लिक कंपनी या तो लिस्टेड होती है या तो अनलिस्टेड होती है। लिस्टेड का मतलब वो होती है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्ट होती है और जिसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। लेकिन एक कंपनी अगर पब्लिक है लेकिन अनलिस्टेड है तो उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होते, लेकिन वो जनरल पब्लिक से पैसा ले सकती है। जैसे जो ARY डिजिटल नेटवर्क आप टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, उसमें जो ARY कम्युनिकेशंस लिमिटेड जिसकी असल कंपनी है वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। उसके अंदर ये जितने भी लोग हैं, सलमान इकबाल वगैरह, इनकी शेयर होल्डिंग है और ये जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन इनकी कंपनी लिस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने शेयर्स को मार्केट में ट्रेड नहीं करवाना चाहते। इवन 2017 में इन्होंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन ये इनकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं हुई। तो आई होप आपको ये बातें बेसिक समझ आई होंगी। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं इसको वाइंड अप करूं, आज के लेक्चर को पूरा एक बार रिकॉल करा दूं। जी क्लास प्लीज।
सर जी सर पब्लिक वाला प्लीज वापस रिपीट कर दें। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, या तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे पब्लिक से पैसा लेना है, प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन है कि वो पब्लिक एट लार्ज से पैसा नहीं ले सकता, तो उसको पब्लिक कंपनी बनानी चाहिए अगर लेना है तो। या अगर आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स 50 से बढ़ गए तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी। या तो आप खुशी से बनाएंगे या लाजमी बनानी पड़ेगी। नंबर 1 बात ये, अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हैं खुशी से या लाजमी बनती है तो वो 2 तरीके की होगी, या तो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी। अनलिस्टेड का मतलब ये है कि बस आप 50 से ज़्यादा लोग हैं या आपने ऐसे ही जनरल पब्लिक से पैसा लेने की नीयत से कंपनी बनाई हुई है और आप पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो, मार्केट ट्रेडेबल सिक्योरिटी हो, लोग मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, तो फिर आपको अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करानी पड़ेगी और वो कंपनी लाजमी पब्लिक होगी। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकती। क्या ये बात क्लियर है? जी सर समझ आ गई। आ गई समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है क्लास प्लीज। सर जी बोले। सर ये जैसे पार्टनरशिप में ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन का कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो फर्म डेवलप हो कंपनी में जाती है, लाजमी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, तो ऑप्शन कंपनी नहीं में होता। मतलब कंपलसरी होती है ना? कंपलसरी है। कंपनी ओके सर। बनती तब है। देखिए कंपनी की डेफिनेशन क्या थी, वो कंपनी जो फॉर्म हुई हो, रजिस्टर्ड हुई हो अंडर कंपनीज एक्ट 2017, यानी अगर रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं है तो आप कंपनी ही नहीं। ओके सर। ठीक है जी। और कोई सवाल? सर जी बता रहा हूँ लिस्टेड। जी आप पूछे। सर मैं ये कह रहा था कि ये सब तो समझ में आ गया सर, अगर आप माइंड ना करें सर, थोड़ा सा अनलिमिटेड लाइबिलिटी को थोड़ा सा रिवाइज कर, वो थोड़ा सा दोबारा बता देंगे सर? आपका राइट है, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, ऐसे ना बोलिया करे। पूछे। देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपका नाम बताइएगा। सर मेरा नाम माज राही। देखिए माज, आप मेरी बात समझे। लेकिन ये फिर आपको मुझे फेवर देनी पड़ेगी, सबको मिलके आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सेशन एक्सपायर हुआ तो रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इस पे अग्री है तो जी हम सर। इसको प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए जबरदस्त हो गया। इसमें ऐसा है कि लेट से मास आपकी जेब में पड़े हुए 15 करोड़ रुपए, ठीक है? अब पैसे आपसे हम ले नहीं जा रहे, आपने कहा कि यार कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है? अब आपके पास बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग से चलते हैं 3 तरीके थे। सोल प्रोवाइडर बन जाए, बिजनेस करें, पार्टनरशिप कर लें किसी के साथ, बिजनेस करें, या कंपनी बना लें। कंपनी बनाने का मकसद ये था, कंपनी बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे लोग जमा करने हैं। कंपनी बनाने का मकसद ये था कि मेरी सेपरेट लीगल एंटिटी हो, मेरे पास परपेचुअल सक्सेशन हो और मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। क्या ये बात समझ आई? जी सर परफेक्ट। ठीक है। अब अगर मैं कंपनी बनाता हूं तो कंपनी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, ये वाली गुंजाइश मौजूद है कि तुम आओ हमारे पास कंपनी बनाने के लिए, लेकिन तुम ये समझते हो किसी वजह से कि लायबिलिटी हमने लिमिटेड नहीं करवानी, तुम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना लो। लेकिन ऐसी एक भी है नहीं ना, मतलब ये बस किताब में लिखी हुई है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा पहला मनचला होगा जो ये हरकत करेगा तो हम भी मिसाल देंगे कि भाई इनकी है। अभी हमारे पास कोई मिसाल नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी। और कोई? जी और कोई सवाल? सर हाँ सर ये जो आपने एआरवाई की एग्जांपल दी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कि एआरवाई पब्लिक का पैसा अपनी कंपनी में लगा सकते हैं, लगा तो सकता वो है। मतलब शेयर्स बेच के लगा सकते हैं, मतलब पब्लिक को क्या गारंटी शेयर्स ही देते हैं? देगा, शेयर्स देगा। अभी तभी तो मैंने आपको बताया, जब आप किसी भी कंपनी में, और कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी या 1984 में होगी या 1913 या 2016। देखिए बार बार पीछे जाना पड़ेगा, क्लियर रहोगे। अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कागज इशू होगा। तो एआरवाई वाला अगर आपको अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाना चाहता है, शेयर होल्डर बनाना चाहता है, तो उसके लिए आप उसको पैसे देंगे और वो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। और कोई सवाल प्लीज? जी क्लास प्लीज। जी आप सबको अगर क्लियर है तो मैं इसको, एक चीज बस रह गई वो कंक्लूड करनी है मैंने, और कोई सवाल है तो प्लीज जी सर पूछ लें। करते। नो सर। जी उस्मान जिलानी कह रहे हैं सर अनलिस्टेड कंपनी बता दें। यार उस्मान, अनलिस्टेड बस वो होती है जिसमें जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो कर सकती है लेकिन उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते।
यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रेड नहीं होते अगर वो अनलिस्टेड है, तो लिस्टिंग करवाएगी तब जाके आप जब दिल चाहे खरीद लें, जब दिल चाहे बेच दें। खरीदने बेचने की रिस्ट्रिक्शन पे बात होती है दरअसल। और सिर्फ आपने लिखा है प्राइवेट लिमिटेड, वो मुझे नहीं समझ आया इसका क्या मतलब है। जी सैफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं? सैफ, क्या आपको आवाज आ रही है? चले, अच्छा, तो आज हमने जितना पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कंपनी लॉ में क्यों पढ़ना चाहिए। जी सैफ, आपने लिखा था प्राइवेट लिमिटेड, मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा ये आपने क्यों लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, खैर अगर आप उस्मान को ये बता रहे थे कि अनलिस्टेड कंपनी बता दें, तो अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, इसका आंसर ये है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड ही होती है। अच्छा जी, तो आज हमने ये पढ़ा, हमने कंपनी लॉ क्यों पढ़ना सर चाहिए। पब्लिक भी अनलिस्टेड हो सकती है? पब्लिक भी अनलिस्टेड हो सकती है और प्राइवेट तो होती है अनलिस्टेड, है ना। मतलब आप इसको यूं कहें कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है, बाकी कोई भी नहीं हो सकती। लिस्टिंग में सही है जाने सर। के लिए कंपनी पब्लिक होना जरूरी है, बाकी कोई भी कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है। क्या बात क्लियर है क्लास? जी सर, क्लियर। अच्छा, आज जी हमने सर। ये पढ़ा कि कंपनी बनाने के लिए कंपनी क्या होती है, कंपनी का लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, और कंपनी कितने टाइप की होती है, और कंपनी बनाने के फायदे क्या हैं, और बिजनेस करने के कितने मॉडल्स हैं, और एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है, और कंपनी लॉ की जो हिस्ट्री रही है वो ओवर द पीरियड कैसे डेवलप हुई है। अच्छा, अब लास्ट चीज ये है कि ये तो मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ये होती है। कंपनीज एक्ट खुद क्या बोलता है प्राइवेट कंपनी के बारे में कि वो क्या होती है, वो देख ले लास्ट, या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज सब हम जमा करके जा रहे हैं। कंपनीज एक्ट कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके मेंबर्स की तादाद रिस्ट्रिक्टेड हो अप टू 50, जिसके मेंबर्स की तादाद क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो अप टू 50। दूसरा कंपनी लॉ ये कहता है, कंपनी एक्ट कहता है प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स को ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन हो, शेयर्स को ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्टेड हो। और तीसरा कहता है कि पब्लिक से पैसा लेना प्रोहिबिटेड हो, पब्लिक इनविटेशन प्रोहिबिटेड होगी प्राइवेट कंपनी के अंदर। अगर तुम्हारे अंदर ये तीनों बातें पाई जाती हैं, अगर तुम्हारे अंदर ये तीन में से एक नहीं तीनों बातें पाई जाती हैं, सॉरी, अगर तुम्हारे अंदर ये तीन में से कोई भी एक बात है, अगर तुम्हारी मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा है, तो तुम प्राइवेट कंपनी नहीं हो। यानी प्राइवेट कंपनी वो हो कि अगर तुम्हारे नंबर्स 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तुम्हारी शेयर्स की ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और तुम्हारी पब्लिक इन्विटेशन पे प्रोहिबिशन होनी चाहिए। अगर ये तीन क्वालिटीज तुम्हारे अंदर हैं तो तुम प्राइवेट कंपनी हो। और कंपनीज एक्ट कहता है पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। भाई यही वन लाइनर डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो लॉ में लिखा है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। और वो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसमें मेंबर्स अप टू 50 हो, और शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन हो, और आपका क्या कहते हैं प्रोहिबिशन हो पब्लिक इन्विटेशन पे। क्लास, मुझे कॉल आ रही है, प्लीज मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यस, हेलो, अस्सलाम जी। अच्छा क्लास, तो मेरे ख्याल से आज हमने बहुत मुनासिब कवरेज की है, सारा बेसिक ही देखा है, और अभी तक हमने कुछ ऑफिशियल अपनी किताब नहीं खोली, सिर्फ अपनी बेसिक पे ग्रिप डेवलप करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अगले वीक से हम किताब भी खोलेंगे, और पेपर स्पेसिफिक भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो एक बेस बनाना ज़रूरत थी, उस पर हमने काम किया। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम क्लास के बाद भी। और अभी हमारे पास 3 मिनट है, आप में से कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। जी क्लास प्लीज।
सर ये LMS पर जो है ना, आपने स्टडी टेक्स्ट जो है वो अपलोड नहीं किया सर। अभी कर देते हैं जी क्लास। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड हो जाएगा ना? कोशिश होगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है? कोई ऐसी बात हो जो बिल्कुल ही ना समझ आई हो? नहीं सर नहीं। अच्छा यार, एक रिक्वेस्ट, ये कोशिश करें अगर आप आके लाइव क्लास ले रहे हैं तो फिर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग को छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ 3 घंटे लगा लिए और अब अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो यार मेरी कोई इतनी अच्छी बातें तो है नहीं, और ना ही ये इटसेल्फ कोई इतनी अच्छी बातें हैं जो आपको इस पर टाइम लगाना चाहिए। तो अपनी लाइफ एंजॉय करें, कुछ और करें। अगर जस्ट सर पेपर्स में बड़ा काम आती है सर ये। सॉरी सर वो पेपर्स में काम आ जाता है। पेपर्स में बहुत काम आती हैं सर ये नहीं आएंगे काम, रिकॉर्डिंग्स। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। सर आप मर्केंटाइल लॉ में आई हैं सर। रजिस्टर को ऐसा नोट करके रखें कि आपको बहुत फायदा हो जाए। ये मेरा सजेशन है, मतलब मैं होता तो शायद इस पे अपना टाइम एक क्लास लेने के बाद ना लगाता और कुछ करता। और कोशिश करें क्लास लें, टाइम पे क्लास लें, छुट्टी ना मारें, टुल्ले ना मारें। आज मुझे नहीं पता कौन नहीं आया था, क्योंकि आज हमने अटेंडेंस पे काम ही नहीं किया। तो बस ये बात है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।